Hello all of you. Now let's see section 153. 153 जो है ये जितने भी हमने अभी तक असेसमेंट्स देखे हैं उन सब का टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम बाय विच द ऑर्डर हैज टू बी पास्ड. सो लेट्स सी. सबसे पहला है सबसेक्शन 1 विच डील्स विद 143 एंड 144, यानी रेगुलर असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. तो इसमें टाइम लिमिट दिया है, देखो 18 मंथ्स. 18 months from the end of the assessment year 1819. असेसमेंट ईयर 1819 जो है उसका 18 मंथ्स का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने. 18 मंथ्स के अंदर असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. और फिर 1920 ऑनवर्ड्स वो टाइम रिड्यूस करके हो जाएगा 12 मंथ्स. तो अगर आपका असेसमेंट ईयर 1819 है तो उसके बाद 18 मंथ्स का टाइम है, और 1920 फिर 2021 फिर 2122 ऑनवर्ड्स, 1920 ऑनवर्ड्स the time limit will be reduced to only 12 months from the end of the assessment year. तो अभी 1819 के लिए असेसमेंट ईयर के बाद 18 मंथ्स है, यानी 1.5 years, और 1920 से हो जाएगा सिर्फ 1 year 12 मंथ्स. और अगर ये केस आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रिफर हुआ है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे. टीपी जो चैप्टर है ट्रांसफर प्राइसिंग वो आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन में. तो वहां पर 12 मंथ्स का एडिशनल टाइम होता है. अभी सिर्फ ये याद रखो, फिर जब हम देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग तो आपको समझ में आ जाएगा. ट्रांसफर प्राइसिंग में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं विद एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, यानी मेरा एक ऑफिस जैसे आप जानते हैं फारूका क्लासेस का इंडिया में है, और फारूका क्लासेस के कई सारे ऑफिसेज आउटसाइड इंडिया भी है. तो हम जब डील करते हैं आपस में, कुछ इधर से उधर उधर से इधर करना है कोई भी, या तो सर्विस या गुड्स एज ए केस में भी, तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर लगता है. और ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कहता है कि ये सारे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, यानी इंडिया और इंडिया के बाहर के एंटरप्राइज के बीच में, वो अगर ये दोनों एसोसिएटेड है, जैसे हमारे ही दोनों है तो एसोसिएटेड है, तो ये ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे होने चाहिए. आर्म्स लेंथ प्राइस है फेयर प्राइस, द फेयर प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए. और अगर हमने फेयर मार्केट वैल्यू बराबर रिकॉर्ड नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर को शक गया, तो वो हमारा केस टीपीओ को रिफर करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर प्राइस यानी आर्म्स लेंथ प्राइस. तो वो अगर असेसमेंट के अंदर ये रिफरेंस अगर हुआ है तो उसको टाइम लगेगा ना, वहां प्राइस निकाल के फिर नोटिफाई करने के लिए, फिर उसके बेसिस पर असेसमेंट किया जाएगा. तो इसलिए वहां पे प्लस 12 मंथ्स यानी एडिशनल 12 मंथ्स आपको मिलते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट. सो प्लस 12 मंथ्स. व्हेन डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी, एएलपी मींस आर्म्स लेंथ प्राइस, इज रिफर्ड टू टीपीओ मींस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर. दिस विल स्टडी इन डिटेल अंडर international taxation in the chapter of transfer pricing. तो देखो इस पे अपन एक एग्जांपल देखते हैं, डायग्राम से आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल रहता है. कि ये आपका प्रीवियस ईयर 1718 जिसका असेसमेंट ईयर है 1819. तो 1819 असेसमेंट ईयर है, तो यहां पे कंप्लीशन का टाइम कितना रहेगा, व्हाट इज इट, जिसके अंदर आपने रिटर्न भरा होगा, ROI हैज बीन फाइल्ड. चाहे आप टाइम लिमिट के अंदर करें चाहे बिलेटेड करें, टाइम असेसमेंट ईयर के एंड तक ही रहता है, इवन फॉर बिलेटेड रिटर्न. तो रिटर्न तो इस साल में आना ही आना है. फिर इस रिटर्न पे नोटिस ऑफ असेसमेंट जो है, नोटिस ऑफ असेसमेंट वो कब तक आएगा, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) पहले तो आएगा. इसका टाइम कितना रहता है, असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने, राइट. 6 मंथ्स तक में नोटिस आना चाहिए. अब नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, फिर असेसमेंट शुरू होगा, शुरू होगा फिर खत्म होगा. तो खत्म कब तक करना है, ऑर्डर कब पास करना है, ऑर्डर का डेट है असेसमेंट ईयर के बाद 18 मंथ्स. 18 मंथ्स में ऑर्डर पास करना है. तो 6 महीने में नोटिस देना है 143(2) का,
और 18 मंथ्स में ऑर्डर कंप्लीट कर लेना है, यानी असेसमेंट कंप्लीट करके ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। तो 18 19 है, तो 18 मंथ्स 6 महीने कहाँ पे आएंगे? 6 महीने आएंगे 30 सितंबर 19, 6 मंथ्स कम्स ऑन 30 सितंबर 19। तो 18 मंथ्स कब आएंगे? 30 सितंबर 20। तो ये 18 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी यहां तक ये नोटिस आ गया। अब नोटिस से लेकर के 18 मंथ्स के अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3). तो ये 143 का केस हुआ, 18 मंथ्स में ऑर्डर आना चाहिए। और अगर 144 है तो 144 में क्या होगा कि ये नोटिस देंगे और वो वॉयलेट करेगा, वॉयलेट करेगा तो फिर 144 में होगा। या मान लो रिटर्न ही नहीं भरा तो भी 144 हो सकता है। तो 144 के लिए भी सेम टाइम है, दैट इज 30th of September 2020। तीन सिचुएशन में होता है, या तो आरओआई नहीं भरा उसने, या आरओआई भरा है लेकिन उसको नोटिस दिया 142(1) का, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बुलाए वो वॉयलेट किया, या ऑडिट करवाने को बोला 142(2)(a) में उसको वॉयलेट किया, या ये वाले नोटिस को वॉयलेट किया। कोई भी नोटिस को वॉयलेट करेगा तो बेस्ट जजमेंट होगा। बेस्ट जजमेंट करने का भी टाइम सेम रहेगा, 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 18-19। और अगले साल से, यानी जब प्रीवियस ईयर 18-19 होगा, यानी असेसमेंट ईयर क्या होगा 19-20, तो वहां पर नोटिस देने का टाइम तो वही रहेगा, नोटिस अंडर 143(2) का टाइम तो वही रहेगा, दैट इज 6 मंथ्स। लेकिन असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम हो जाएगा ओनली 12 मंथ्स, दैट इज 31 मार्च 21। तो असेसमेंट ईयर 1920 तो 2021 21 साल मिलेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। यानी अभी जो 18 मंथ्स है वो रिड्यूस करके 12 मंथ्स पे आ जाएगा फ्रॉम AY 1920 ऑनवर्ड्स। 143(3) ऑर्डर या 144 एज द केस में बी। और अगर टीपीओ को केस रिफर हुआ, यानी असेसमेंट जब चल रहा है, नोटिस आ गया फिर असेसमेंट चालू है, असेसमेंट के अंदर अगर टीपीओ को केस रिफर हुआ आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, तो फिर एडिशनल 12 मंथ्स अलॉट हो जाएंगे, यानी यहां से एडिशनल 12 मंथ्स उसको मिल जाएंगे, फर्दर 12 मंथ्स। सो 18 विल बिकम, 12 ऐड कर दे तो 18 में 30 मंथ्स हो जाएगा। या ऐसा अपन नहीं लिखते, उसको लिखते हैं प्लस 12 मंथ्स, प्लस 12 मंथ्स। सिमिलरली इस केस में भी 12 मंथ्स है ओरिजिनली, फिर और अपने को प्लस 12 मंथ्स हो जाएंगे टीपीओ। आए समझ में? तो इस तरह से टाइम को देखना पड़ता है, वेरी सिंपल। अब आपका जो असेसमेंट ईयर है वो आप याद रखो। फिर चलते हैं 147 पे, सेकेंड वाला। तो 147 जो अपन ने देखा दैट इज रीअसेसमेंट, उसमें टाइम कितना है देखो, 9 months from the end of the financial year in which notice under 148 was served। अंडरलाइन करो, सर्व्ड नॉट इशूड। सर्विस के बाद, जिस साल में सर्विस हुआ उस साल के बाद 9 महीने, ठीक है। और उसमें भी एडिशनल 12 मंथ्स मिलेंगे इफ द केस इज रिफर्ड टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। और इसके अंदर भी लिखा है कि इफ नोटिस अंडर 148 इज सर्व्ड ऑन और आफ्टर 1419, 1/4/19 के बाद अगर ये नोटिस सर्व हुआ है, देन टाइम लिमिट विल बी 12 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 9 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस वाज सर्व्ड। कितना टाइम हो जाएगा? 12 मंथ्स। तो देखो इसको भी बनाते हैं अपन डायग्राम।
जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपका ओरिजिनल प्रीवियस ईयर था 15-16, जिसका असेसमेंट ईयर था 16-17। फिर यहां से नोटिस इशू करने का टाइम क्या रहता है? नोटिस इशू करने का टाइम रहता है, नोटिस अंडर सेक्शन 148 जो रहता है वो रहता है 4 या 6 या 16 एज द केस में बी, है ना? ये अपने पढ़े थे। नोटिस इशू करने का टाइम 4 साल या 6 साल या 16 साल। फॉरेन एसेट्स वगैरह है तो 16 साल। यानी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉरेन एसेट्स देन 16 इयर्स। अपने इंडिया में ही 6 और 1 लाख से कम है तो 4 साल, और अगर 1 लाख या उससे ज्यादा है तो 6 साल, है ना? From the end of the assessment year. So this is the time for issue of notice. Time for issue of notice. अब कंप्लीट करने का टाइम क्या है कि ये तो नोटिस इशू हुआ, नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशूड। फिर ये नोटिस इशू होने के बाद इसका सर्विस होगा। तो अपन देखेंगे कि सर्विस जिस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, सर्विस जिस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, नॉर्मली क्या है कि नोटिस अगर हमने सितंबर में दिया तो सर्विस भी सितंबर में ही हो जाएगा, नहीं एक ही साल में हो जाएगा। जिस साल में इशू हुआ उस साल में ही सर्विस रहता है। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि इशू जो है वो 31 मार्च को किया और सर्विस हुआ उसके अगले साल अप्रैल वगैरह में। अच्छा प्लीज ये देखो, मेरे को भी 4/6/16 लिखा है, 4/6/16 यानी 4 जून 16 नहीं है, हाँ। Please don't misunderstand later on. This is 4 years or 6 years, हाँ, और 16 years as the case may be. इसको मिटा के लिख देता हूँ, मालूम नहीं लोग क्या क्या करेंगे। 4 years, 6 years और 16 years as the case may be. नहीं तो एक आध सवाल अभी आ जाएगा मेरे को, सर ये 4 जून को क्या होने वाला है? अच्छा चलो समझ में आ गया। तो देखो हमने नोटिस इशू किया मान लो कि मार्च एंड में बिल्कुल, और सर्विस हुआ अगले साल अप्रैल में। तो अभी अपन सर्विस वाला साल देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद 9 महीने दिए जाएंगे, 9 months फॉर पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 147। तो ऑर्डर जो है वो 9 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए। कहां से? फाइनेंशियल ईयर के एंड से। फाइनेंशियल ईयर के एंड से। कौन से फाइनेंशियल ईयर के एंड से? जिसमें नोटिस सर्व हुआ है। तो सर्विस ऑफ नोटिस देखेंगे, नोटिस सर्व्ड, सर्विस, और उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद 9 महीने। और अगर ये सर्विस 1/4/19 के बाद है, इफ दिस सर्विस, अच्छा यहां अपन लिख देते हैं, एक सेकेंड रुको, सर्विस अप टू 31 मार्च 19। अगर सर्विस अप टू 31 मार्च 19 कभी भी है तो फिर आगे 9 महीने का टाइम है। एंड इफ सर्विस इज ऑन और आफ्टर 1/4/19, यानी कौन सा साल? 1920। यानी 1920 में अगर नोटिस सर्व हुआ, ये असेसमेंट या कौन सा है मालूम नहीं, वो तो 4 साल पुराना, 6 साल पुराना कोई भी हो सकता है, विद इन 4 years, विद इन 6 years एज द केस में बी, और विद इन 16 years, ये जो भी है। लेकिन अगर उस साल का नोटिस सर्व हुआ यहां 148 में 1/4/19 या उसके बाद, तो फिर ये फाइनेंशियल ईयर के एंड से कितना टाइम मिलेगा? 12 मंथ्स का टाइम मिलेगा टू पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 147। तो अभी सब क्या है कि स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। 143 में पहले 18 मंथ्स था तो उसको भी 12 कर दिया, और यहां 9 था तो उसको भी 12 कर दिया। इन ऑल केसेस इट विल बी 12 मंथ्स। अच्छा आपको याद रखने में भी आसान हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।
तो इस तरह से 147 का टाइम है, और ये 9 और 12 जो है इसमें एडिशनल 12 मंथ्स हो जाएगा इन केस ऑफ टीपीओ. Similarly, this 12 will become additional 12 in case of TPO. ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अगर केस रिफर हुआ है फॉर आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन, तो फिर एडिशनल 12 मंथ्स मिलेंगे. डन. सिंपल. तो ये दोनों सिंपल है, तो ये दोनों तो सिंपल है. 1 and 2 इसको याद रखना है, 4 बार पढ़ो आप. 143 144 में टाइम है 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द AY 1819, और यहां है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द नोटिस इज सर्व्ड. तो जो बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं मई या नवंबर 18 में, वो ये फॉलो करेंगे, और जो लोग एग्जाम देने वाले हैं मई या नवंबर 19 में, वो ये फॉलो करेंगे. ठीक है. सिमिलरली 9 मंथ्स कौन फॉलो करेंगे? जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मई नवंबर 18 में, और जो बच्चे बाद में एग्जाम देंगे वो ये फॉलो करेंगे मई नवंबर 19 में. जिनका एग्जाम है वो ये फॉलो करेंगे 12 महीने. ठीक है, लिख लिए. एक्सेलेंट. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. आगे अब बहुत सारे पॉइंट्स है, बड़े इंटरेस्टिंग है, नए नए पॉइंट्स आएंगे जो अभी तक अपन ने नहीं देखे. सो लेट्स स्टार्ट. वेरी इंटरेस्टिंग वन, सबसेक्शन 3, फ्रेश असेसमेंट. फ्रेश असेसमेंट क्या होता है? एक 2-4 केसेस हमने बीच में देखे थे ना, 147 में भी देख रहे थे, 144 में एक आध केस था. रिमांड केस एक आया था बीच में, रिमांड, याद आ रहा है? रिमांड. तो रिमांड क्या होता है, एक बार फिर से समझा दूं कि यहां पे ओरिजिनल ऑर्डर आया, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ मे बी 143.3 या 144 या 147, ओरिजिनल ऑर्डर, यानी ऑर्डर आ गया है, असेसमेंट जो भी था उसका ऑर्डर आ गया है. अब ये ऑर्डर आने के बाद हम अपील में जाते हैं. जो एसएससी है उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है तो वो अपील में जाएंगे ऑब्वियसली. तो अगला स्टेप है अपील. अपील किसके पास होता है? फर्स्ट अपील गोज टू CIT अपील्स. तो उसका नाम ही है CIT, और ब्रैकेट में A का मतलब अपील. तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है ऑफ द अपीलेट विंग. अपीलेट विंग एक अलग होता है डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसका ही ऑफिसर है CIT अपील्स. उसके पास अपील करना पड़ता है. CIT अपील से अपील को सुनेगा, ओरिजिनल ऑर्डर को देखेगा कि वो बराबर है कि नहीं, और वो अपने हिसाब से जजमेंट देगा. उसका ऑर्डर आ जाएगा. अब उसके ऑर्डर में भी अगर अपन डिससैटिस्फाइड है, एग्रीव्ड है, डिससैटिस्फैक्शन को यहाँ एग्रीव्ड कहा जाता है, हम एग्रीव्ड है या हमारे फेवर में आ गया डिसीजन, तो डिपार्टमेंट बेचारा एग्रीव हो जाएगा. कोई तो भी एक तो एग्रीव होगा, एक जीतेगा और दूसरा क्या होगा? दुखी, यानी एग्रीव्ड. So the aggrieved person goes into next appeal to tribunal called as Income Tax Appellate Tribunal. शॉर्ट में उसको लिखते हैं ITAT. अब ITAT के पास जब केस जाता है तो ITAT के पास एक एडिशनल पावर होता है अपार्ट फ्रॉम के कंफर्म करना. अच्छा, मैं ये वर्ड चलो समझा ही देता हूं. CIT के पास क्या पावर है? या तो इस ऑर्डर को कंफर्म करेगा, कंफर्म यानी ये ऑर्डर बराबर है ऐसा बोलेगा, या उसको मॉडिफाई करेगा. मॉडिफाई यानी थोड़ा कम ज्यादा, इनकम को बढ़ा भी सकता है, इनकम को कम भी कर सकता है, कम ज्यादा, या कैंसिल कर देगा. कैंसिल यानी बिल्कुल ऑर्डर गलत है, खारिज, कैंसिल आउट कर देना. 3 उसके पास पावर्स है, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल. एनल यानी पूरा उड़ा देना, सब कुछ गलत है, द होल ऑर्डर इज रॉन्ग. एनल, एनल यानी नलीफाई. तो या तो वो एनल करेगा, या कंफर्म करेगा, या मॉडिफाई करेगा. 3 पावर है CIT के पास. लेकिन ITAT के पास ये 3 पावर्स तो है ही, टू कंफर्म, मॉडिफाई और एनल, मगर उसके पास एक एडिशनल पावर है. ITAT के पास एक एडिशनल पावर है, और वो ये है कि वो ये ओरिजिनल ऑर्डर को
सेट असाइड करके, सेट असाइड यानी कैंसिल नहीं, सेट असाइड करके वापस भेजेगा एओ के पास कि इसको वापस से असेस करके लाओ, उसको कहते हैं रिमांड. The original order which has gone into appeal to ITAT now will be remanded back to the original authority for fresh assessment. तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ये ओरिजिनल ऑर्डर जो है ये बराबर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके पास ही नहीं हुआ है. तो ट्राइब्यूनल कहता है मैं डिसाइड कैसे करूं कि सही है गलत है? अरे बराबर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ तो हाउ विल आई से दैट इट इज द डिसीजन इज राइट और रॉन्ग. प्रॉपर सिस्टम जो है इन्वेस्टिगेशन का वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है. तो आईटैट कहता है कि नहीं, इसको वापस भेजता हूं और डायरेक्शन के साथ भेजता है कि इसको फलाना फलाना प्रोसीजर फॉलो करके आप असेस करो. ये डायरेक्शन के साथ वापस आता है तो उसको कहते हैं रिमांड केस. सो व्हाट आईटैट डज, इट रिमांड्स द केस बैक टू द ओरिजिनल अथॉरिटी. इसको रिमांड कहते हैं. अब ये ओरिजिनल अथॉरिटी के पास जब वापस आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा फ्रेश असेसमेंट. दे हैव टू डू फ्रेश असेसमेंट. इसी को अपन डी नोवो असेसमेंट भी कहते हैं. डी नोवो यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी वापस से पूरा असेस करो. तो ये एक एडिशनल पावर आईटैट के पास. तो वो चाहे तो अगर उसको लगता है कि ऑर्डर सही है, बस ये डिसाइड करना है कि भैया सही हुआ कि गलत हुआ, बाकी प्रोसीजर्स वगैरह सब सही फॉलो हुए थे, तो वो अपना डिसीजन देगा कि आई एम कंफर्म द ऑर्डर और आई एनएल द ऑर्डर और आई मॉडिफाई द ऑर्डर. लेकिन अगर आईटैट को लगता है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है बराबर, इसलिए हम सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो वापस भेजता है कॉलिंग फॉर फ्रेश असेसमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज डी नोवो असेसमेंट. तो ये जब वापस आता है तो इसको वापस से असेस करना है ना, तो जब वापस असेस करना है तो उसका भी तो कोई टाइम लिमिट होगा कि भाई कितने टाइम में ये फ्रेश असेसमेंट करना पड़ेगा, कितने टाइम में, व्हाट टाइम. तो वो यहां दिया है, देखो, दैट इज दिस सबसेक्शन 3 ऑफ 153. फ्रेश असेसमेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर 254. तो 254 जो है मैंने समझाया, दिस इज आईटैट ऑर्डर, ट्राइब्यूनल ऑर्डर. आईटैट ने वापस भेजा तो वो फ्रेश असेसमेंट करेगा. तो फ्रेश असेसमेंट क्या बोलते हैं अपन? फ्रेश असेसमेंट डन इन परसुएंस ऑफ. इन परसुएंस ऑफ मींस बिकॉज ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑर्डर अंडर 254. ट्राइब्यूनल ने भेजा तो हमको करना है फ्रेश असेसमेंट. या 263 और 264. अब ये जो दो सेक्शन है 263 264, ये है रिवीजन अथॉरिटी बाय सीआईटी. ये नॉर्मल सीआईटी है. तो ये आपको मैंने बीच में समझाया था कि जब ओरिजिनल ऑर्डर आता है, थोड़ा सा और ब्रीफ में समझाऊं, एओ पासेस द ओरिजिनल ऑर्डर, करेक्ट. इसको अपन एडजुडिकेशन कहते हैं, असेसमेंट भी कहते हैं. ये एओ का ऑर्डर आ गया. अब असेसी के पास दो रास्ते होते हैं. एक रास्ता होता है अपील का. तो अपील में सीआईटी अपील्स में जाना पड़ता है सबसे पहले. उससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर आगे जाना है आईटैट में. उसके बाद आगे केस जाता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से जाता है सुप्रीम कोर्ट तक. तो ये रास्ता है अपील का. सीआईटी अपील्स में जाओ, तुम केस जीत गए सीआईटी अपील में तो डिपार्टमेंट एग्री होगा तो डिपार्टमेंट आईटैट में जाएगा. वहां डिपार्टमेंट जीत गया, तुम फिर एग्री हो गए, तुम जाओगे हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट में तुम हार गए, फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट में. या तुम जीत गए, डिपार्टमेंट हारा, तो डिपार्टमेंट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में. तो जो भी हारता है वो अगले नंबर पे अपील करता है, आगे अपील करता है. तो अपील के कितने पड़ाव है? 4. सीआईटी अपील्स, देन आईटैट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. दूसरा एक रास्ता तुम्हारे पास ये है कि अपील में बहुत लंबा टाइम लगता है, ये जाने में 20-25 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते, और कॉस्ट भी बहुत लगता है लॉयर और सबका. तो एक काम करो, दूसरा रास्ता है रिवीजन का. तो रिवीजन में क्या है कि जो डिपार्टमेंट का ही हेड है, ये अपीलेट डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसी में एक जो अपना बॉस है सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या पीसीआईटी भी आजकल कह सकते हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके पास जाने का है.
उसके पास जाने का है और अप्लाई करना है कि देखो आपके एओ ने, ये एओ आपका ही बंदा है, ये उसका बॉस, ये बंदा, ये बॉस, ये बंदा एओ, तो आप सीआईटी के पास जाकर होंगे कि आपके बंदे ने ऑर्डर पास किया है, उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, आप सुधारोगे, तो उसको रिवीजन कहते हैं। तो सीआईटी फिर उसको सुधार सकता है। लेकिन रिवीजन में दो आते हैं, 263 एंड 264। अच्छा, यहां मैं आपको सेक्शंस बता दूं ताकि जब भी ये पॉइंट्स आएंगे तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ हम डिस्कशंस करने वाले हैं इस लेक्चर में और आगे के लेक्चर में जहां बहुत सारे सेक्शंस आएंगे। ये सीआईटी अपील जो अपन जाते हैं उसका सेक्शन है 250। सीआईटी अपील ऑर्डर का सेक्शन क्या है? 250। आईटैट का सेक्शन है 254, हाई कोर्ट का है 260, सुप्रीम कोर्ट का है 262। याद रखोगे 250, 254, 260, 262। और सीआईटी में जब रिवीजन में जाता है तो उसमें दो है। एक क्या होता है कि ये सीआईटी को लगता है कि ये जो ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ है ये गलत है और रेवेन्यू के अगेंस्ट हुआ है, रेवेन्यू के अगेंस्ट है, यानी एओ ने एसएससी को ज्यादा फेवर्स दे दिए, ऑर्डर पास कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, रेवेन्यू के डेट्रीमेंटल है, यानी रेवेन्यू के अगेंस्ट हो गया है। तो सीआईटी ये ऑर्डर को रीओपन करके रिवाइज करेगा इन फेवर ऑफ रेवेन्यू, इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। और दूसरा होता है कि जब ये ऑर्डर में मिस्टेक है और डेट्रीमेंटल टू एसएससी हुआ है तो एसएससी जाएगा बेचारे सीआईटी के पास, मेरे को बचा लो, तो सीआईटी उसमें रिवीजन ऑर्डर पास करेगा इन फेवर ऑफ एसएससी। तो दो सेक्शन है यहां, 263 है एंड 264 है, दो सेक्शंस लगते हैं। 263 इज रिवीजन ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट ओरिजिनल ऑर्डर विच वाज अगेंस्ट रेवेन्यू। इसका जो रिवीजन होगा, रिवीजन इन फेवर ऑफ रेवेन्यू होगा, है ना। और दूसरा है रिवीजन ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगेंस्ट एसएससी। तो इसका जो रिवीजन होगा वो किसके फेवर में होगा? एसएससी के फेवर में होगा, करेक्ट। Original is against revenue, original is against SSE. So when they are revised, they will be revised in favor of revenue or in favor of SSE. वैसे दो सेक्शन है, 263 and 264. Two types of revisions which are exactly opposite of each other. लेकिन ये जो दोनों सेक्शंस है 263, 264, इसमें भी रिमांड का भी पावर है इनके पास। तो सीआईटी जो है या पीसीआईटी वो कंफर्म तो कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एनएल भी कर सकता है और साथ में रिमांड भी कर सकता है, सेट असाइड का पावर होता है। तो ये सेटिंग असाइड का जो पावर है वो 254 में है, 263 में है या 264 में है। क्या पावर है? पावर टू सेट असाइड। सेट असाइड एंड डायरेक्ट AO to carry out fresh assessment या de novo assessment। तो ये एक पावर ये तीनों सेक्शन में है। पावर टू सेट असाइड द ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर को सेट असाइड कर देंगे, एंड कॉल फॉर यानी डायरेक्ट AO टू डू अ फ्रेश असेसमेंट। आए समझ में? गुड। तो चलो देखते हैं अपन क्या लिखा है अभी। देखो, फ्रेश असेसमेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 254 यानी आईटैट, 263 और 264 यानी सीआईटी, सेटिंग असाइड और कैंसिलिंग द ओरिजिनल असेसमेंट। ओरिजिनल को कैंसिल कर दिया, सेट असाइड कर दिया और क्या डिमांड किया, क्या डायरेक्शन दिया कि फिर से करके लाओ, फ्रेश असेसमेंट करके लाओ, यानी फ्रेश असेसमेंट करो, लाओ नहीं, फ्रेश असेसमेंट करो। इसको डी नोवो भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डी नोवो असेसमेंट। तो अगर ये है तो एओ के पास कितना वक्त होता है देखो अब करने के लिए,
तो लिखा है 9 months from the end of the financial year in which the order under 254 is received by the department, that is PCC, CC, PCC, Principal Commissioner, Chief Commissioner, Chief Commissioner, Principal Commissioner or Commissioner. Or the order under 260T or 264 is passed. तो एक में रिसीव लिखा है, एक में पास लिखा है, बस इतना डिफरेंस। क्योंकि ट्राइब्यूनल तो बाहर का है ना, तो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर डिपार्टमेंट में आएगा, वहां से आएगा तो रिसीव। और 260 264 तो अपन नहीं पास किया डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के, तो इसलिए पास देखेंगे, क्योंकि वो पास और रिसीव तो एक ही दिन होगा ना। मैंने ही पास किया, मैंने ही रिसीव किया। आई एम डिपार्टमेंट हेड, आई एम प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, मैं ही तो हेड हूं। ट्राइब्यूनल तो बाहर वाला है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर बनाएगा फिर अपने को मिलेगा। लेकिन जब मैंने ही ऑर्डर पास किया तो मैंने बनाया यानी मैंने को मिला, इट्स वन एंड द सेम। तो इसे यहां पास देखते हैं या रिसीव देखते हैं। कितना टाइम? 9 months from the end of the financial year in which these orders are received or passed. And if the order under 254 is received or the order under 262 264 is passed on or after 1419, then 12 months. 9 months will become 12 months. Similar to 147, है ना? सिर्फ वहां पे था कि नोटिस ऑफ 140 इज सर्व्ड, जिस साल में सर्विस हुआ उस साल के बाद 9 महीने 12 महीने। देखो तो यहाँ सेम चीज है। यहाँ क्या है कि ट्राइब्यूनल का जब ऑर्डर आया कि फ्रेश असेसमेंट करने का है, तो वो जिस साल में अपने को मिलेगा उस साल के बाद 9 महीने या 12 महीने देखेंगे। तो ये 9 months जो है ये आपको मई नवंबर 18 स्टूडेंट्स 9 months फॉलो करेंगे, और ये 12 months जो है ये मई नवंबर 19 के जो स्टूडेंट्स है वो ये टाइम फॉलो करेंगे। गला जाम हो गया आज पढ़ा पढ़ा के। एंड 12 months एडिशनल फॉर टीपीओ केस, दिस रिमेन्स द सेम। अगर ये फ्रेश असेसमेंट के अंदर फिर टीपीओ को अगर रिफर करना पड़े आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए, तो एडिशनल 12 months मिलेंगे। 9 महीने हो जाएगा 9 + 12, 12 महीने हो जाएगा 12 + 12। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना? देखो ये रिमांड हुआ, रिमांड होके ये ऑर्डर जब मिला, आईटैट का ऑर्डर जब डिपार्टमेंट में पहुंचा, यहां रिसीव हुआ, तो ये जिस साल में आया उस साल के बाद 9 महीने। और अगर 1/4/9/19 के बाद आया, ये रिमांड होके 1/4/19 के बाद आया, तो फिर 12 महीने, 12 months from the end of the year in which this direction is received, या 263 264 में passed। सिंपल पॉइंट, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गिविंग इफेक्ट टू, यानी एक ऑर्डर बनाना है अपने को, एक ऑर्डर पास करना है, एओ ने एक ऑर्डर पास करना है। टू गिव इफेक्ट टू, गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, 254, 260, 262, 263 and 264 by AO, wholly or partly, otherwise than making a fresh assessment or reassessment। यानी जहां फ्रेश असेसमेंट करने को नहीं बोला है, फ्रेश असेसमेंट करने को बोला है तो अपन ने पिछले उसमें देखा 9 महीने का टाइम है। यहां बोला है कि एक ऑर्डर आया, पहले तो देखो सेक्शंस कौन से है आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी, इसलिए मैंने इसके पहले वो डायग्राम आपको बना के दिया। 250 का मतलब है सीआईटी अपील्स का ऑर्डर, 254 यानी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर, 262 यानी हाई कोर्ट का ऑर्डर, 262 यानी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, 263 264 यानी रिवीजन बाय कमिश्नर का ऑर्डर। तो ये सारे जो अपीलेट या रिवीजन ऑर्डर्स है, अपीलेट या रिवीजन ऑर्डर्स है, दो टाइप के ऑर्डर्स है, अपीलेट या रिवीजन। ये एओ को मिला और इसको इफेक्ट देना है अभी। लेकिन ये जो इफेक्ट देना, ये जो मामला है, जो मुद्दा है, जो मैटर है ऑर्डर का,
वो असेसमेंट ऑफ इनकम से रिलेटेड नहीं है। देखो, असेसमेंट ऑफ इनकम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इनकम का लेन देन इन्वॉल्व नहीं है। मे बी इट कैन बी अ पेनल्टी ऑर्डर। एओ ने पेनल्टी लगाया था ओरिजिनली, फिर अपील हुआ, अपील में डिसाइड हुआ कि भैया पेनल्टी कम ज्यादा जो भी करना है, और वो वापिस आया, तो उसको अब इफेक्ट देना पड़ेगा ना। एओ ने अपना ओरिजिनल ऑर्डर इफेक्ट देने के लिए उसको चेंज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन के कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है। हाँ, तो वो जो अब चेंज करना है एओ ने, वो कितने टाइम में करना है? देखो, 3 months from the end of the month, from the end of the month in which the order under 250, 254, 260, 262 is received by the department, department head का नाम रहता है, अपने डिपार्टमेंट के हेड का चीफ कमिश्नर है तो वो, कमिश्नर है तो वो, जो भी है, और the order under 263 और 264 is passed by the commissioner, क्योंकि वो तो अंदर की बात, रिवीजन अंदर की बात है, अपील बाहर की बात, तो बाहर का ऑर्डर मिलेगा, अंदर का ऑर्डर पास होगा। And PCIT or CIT can give an extension of up to 6 months on request of AO where it is not possible to give effect within 3 months। अगर 3 महीने में इफेक्ट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, देखो पेनल्टी को पूरा रिवाइज करके रिकैलकुलेट करके फिर पास करना, 3 महीने में अगर नहीं हो सक रहा है ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, देन एडिशनल 6 months एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड। तो यहां पे लिख दो एग्जाम्पल में कि सबसेक्शन 5 कहां लगेगा, एग्जाम्पल में लिख दो पेनल्टी या रजिस्ट्रेशन। जैसे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन दिया नहीं, एओ ने एंटरटेन नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर वहां से आया वापस, तो उसको इफेक्ट देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा भैया रजिस्ट्रेशन दो या मत दो या जो भी बोलता है, तो कोर्ट का ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है ना, तो इंप्लीमेंटेशन एओ के पास ही जाता है, एओ ही बाद में इंप्लीमेंट करता है। अपेलेट ऑर्डर कहां आते हैं? एओ के पास, एंड एओ हैज टू इंप्लीमेंट अकॉर्डिंगली। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो दिया है 3 महीने में होना चाहिए। कौन से केस में? जहां असेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहां इनकम का कंप्यूटेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो इसमें पेनल्टी आएगा, रजिस्ट्रेशंस, अप्रूवल्स एक्सेट्रा। यानी wherever there is no income, no computation of income, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का कोई मैटर नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो फिर से पढ़ो क्या लिखा है, गिविंग इफेक्ट टू appellate or revision orders by AO wholly or partly otherwise than by making a fresh assessment or reassessment। यानी रीअसेसमेंट या फ्रेश असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, इनकम इन्वॉल्व नहीं है, तो असेसमेंट रीअसेसमेंट करना नहीं है, तो वहां पर 3 महीने में इफेक्ट दे देने का है, विद इन 3 months इट शुड बी फाइनलाइज्ड। ओके, नॉन इनकम केसेस, और इसीलिए टीपीओ वाले कॉलम में लिखा है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ कोई टीपीओ कहां से आएगा, यहाँ तो असेसमेंट का ही सवाल नहीं है ना, असेसमेंट का सवाल ही नहीं है तो टीपीओ कहां से आएगा, टीपीओ का सवाल ही नहीं आता, ये तो पेनल्टी वेनल्टी के मैटर्स है, हो जाएंगे अपने आप। तो 3 महीने का टाइम है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अपीलेट ऑर्डर कम्स, एंड एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड अप टू 6 months, so it can go 3 + 6। एंड सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि वेयर द ऑर्डर अंडर 250, 254, 260, 262, 263, 264 requires verification of any issue by way of submission of any document by the assessee or any other person, or where an opportunity of being heard is to be provided, then the order giving effect to the said order shall be made within the time specified in subsection 3। सबसेक्शन 3 यानी जो फ्रेश असेसमेंट वाला केस था, 9 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या 12 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 1419। 1419 के बाद 12 महीने हो जाएंगे, उसके पहले 9 महीने रहेंगे। ये क्या केस है? ये सेम केस है जैसे पेनल्टी का केस, सेम, असेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये और ये कॉमन है, सबसेक्शन 5 इज सेम, असेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बस वहां पे कुछ वेरिफिकेशन करने को बोला है। जब
हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और वो हमारे पास वापस आया, तो उसमें लिखा है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, आप उसको वेरीफाई करो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, कुछ भी अगर ऐसा इन्वॉल्व है, वेरिफिकेशन या सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का बोला है, तो 3 महीने में फिर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू फिनिश द होल थिंग विद इन 3 मंथ्स, तो इसलिए यहाँ एक्सटेंडेड टाइम दिया है। सबसेक्शन 3 बोला तो सबसेक्शन 3 हमने ऊपर में पढ़ा, जो फ्रेश असेसमेंट वाला केस है वो सबसेक्शन 3 था, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स एज द केस मे बी। आया समझ में? वेरी गुड। तो अब ये गिविंग इफेक्ट टू जो वर्ड है ना, वो जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, मुझे मालूम है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है गिविंग इफेक्ट टू का वर्ड का मतलब क्या है। लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है, आगे बहुत सारे डिस्कशन उस पर अपने को करने का है। देखो ये एओ है जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया। ऑर्डर सिर्फ असेसमेंट का नहीं होता, बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, एओ के पास बहुत सारे पावर्स है। हमको कुछ एप्लीकेशन देना है उसको, वो रिजेक्ट कर देता है तो वो भी ऑर्डर है। फिर हमको पेनल्टी लगा देता है, इंटरेस्ट लगा देता है, यानी सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अकेला उसका काम थोड़ी है, वो तो एक है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स है। अपने देखिए इतने बड़े एक्ट में बहुत सारी जगह पे लिखा रहता है ना अप्रूव बाय एओ, तो उसने ऑर्डर पास किया। अब ये ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील या रिवीजन में जाते हैं, ये आपको मैंने बताया, वी गो इनटू अपील और वी गो फॉर रिवीजन। रिवीजन जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, पीसीआईटी या सीआईटी के पास, और अपील जाना है तो सीआईटी अपील्स के पास जाना है। फिर आगे जाना है आईटैट में, फिर आगे जाना है हाई कोर्ट में, और उसके आगे जाते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट में। करेक्ट? सेक्शन नंबर याद है, सीआईटी अपील का सेक्शन क्या है 250, आईटैट 254, हाई कोर्ट 260, सुप्रीम कोर्ट 262, और रिवीजन में जाना है तो 263 या 264। ओके, ये सेक्शन याद हो जाएंगे अभी। वेरी गुड। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा ब्रेन डालने का है बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, सोचने का है। ऑर्डर आया, अपील में गए, तो सीआईटी अपील्स के पास गए, सीआईटी अपील्स ने डिसीजन दे दिया, उसका ऑर्डर आ गया 250 में। अब इसके आगे अपील करना या नहीं करना ये एग्रीव पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो आगे अपील में ना जाए, जरूरी थोड़ी है कि जाने का ही है सुप्रीम कोर्ट तक, हर कोई थोड़ी जाता है। भाई अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, पेनल्टी लगाए 2000 रुपए, अब 2000 रुपए के लिए क्या अपील करेंगे, कोर्ट का खर्चा ज्यादा लग जाएगा, लॉयर की फीस बढ़ती जाती है जैसे ऊपर ऊपर आप जाते हैं, तो भैया छोड़ यार भर देते हैं अपन। तो हो सकता है सीआईटी अपील तक गए और आगे गए ही ना, तो ये फाइनल हो जाता है। अगर ये फाइनल हो गया, फाइनल कौन सा ऑर्डर होता है ये पहले सोचो, फाइनल कौन सा होता है, जिसपे आगे अपील नहीं हुआ तो वो फाइनल हो जाता है। तो सीआईटी अपील्स ऑर्डर फाइनल हो सकता है इफ द एग्रीव पर्सन डजंट गो फर्दर। तो फिर ये ऑर्डर यहां पे आएगा एओ के पास, एओ के पास आएगा, और एओ ने फिर इसको इफेक्ट देना पड़ेगा। इफेक्ट देने का मतलब है कि सीआईटी का जो रूलिंग आया है, जो डिसीजन आया है, वो ओरिजिनल ऑर्डर में अप्लाई करके अगर चेंज की जरूरत है तो इसको चेंज करेगा, तो ओरिजिनल ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स। तो इस तरह से वर्ड आते, टू गिव इफेक्ट टू, गिविंग इफेक्ट टू, ये इसका मतलब है। तो ये ओरिजिनल ऑर्डर को रिवाइज करेगा टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील्स। फिर अगर आगे अपील गया तो आईटैट का ऑर्डर आएगा। अच्छा, ये आगे अपील में चले गया तो इसको यहां इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। हाँ, इफ दिस गोज इनटू अपील, ये ऑर्डर अपील में आ गया तो फिर इसको इफेक्ट नहीं देने का, फिर अपन रुकेंगे आईटैट के लिए। फिर आईटैट का ऑर्डर आएगा 4-5-6 साल में। आईटैट का ऑर्डर आ गया और कोई हाई कोर्ट में नहीं गया तो आईटैट का ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। फिर सेम चीज होगी, फिर आईटैट का ऑर्डर आएगा एओ के पास और एओ उसको इफेक्ट देगा ओरिजिनल ऑर्डर में और रिवाइज कर देगा उसका ओरिजिनल ऑर्डर, जो भी चेंज करना है वो चेंज कर देगा। अगर आईटैट से हाई कोर्ट में अपील में गया तो फिर रुकेंगे हाई कोर्ट के लिए। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर जब आएगा और सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया तो वो फाइनल हो जाएगा। ये फाइनल हो गया तो इसको इफेक्ट दिया जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट तक गए
तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑटोमेटिकली फाइनल रहता है, क्योंकि उसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते, फिर उसको इफेक्ट दिया जाएगा। तो ये हर चीज को इफेक्ट नहीं देते अपन, कौन से को इफेक्ट देंगे, जो फाइनल होता है उसको। एनी वन ऑफ देम कैन बिकम फाइनल डिपेंडिंग अपॉन वेदर फर्दर अपील इज मेड और नॉट। नहीं हुआ है तो फाइनल हो गया, हुआ तो यहां जाओ, फिर इसके आगे कोई अपील में नहीं गया, ये फाइनल हो गया। अगर अपील में गए तो हाई कोर्ट में आ जाओ, इसके अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया तो ये फाइनल हो जाएगा, और अगर गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल बी द फाइनल ऑर्डर। गॉट इट? आ रहा है समझ में? तो ये फिर इफेक्ट देना पड़ता है, एओ के पास वापस आता है ऑर्डर और वो इफेक्ट देता है एंड चेंजेस हिज ओरिजिनल ऑर्डर। सिमिलरली इट हैपेंस इन दिस केस कि ये जो ऑर्डर्स आ गए, अच्छा इसमें फिर आप पूछो इसमें फर्दर अपील है क्या? 263 अगर ऑर्डर है तो 263 अपने अगेंस्ट जाता है एसएससी के, तो इसके अगेंस्ट में अपील होता है कहां पे? आईटैट में, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। 263 ऑर्डर अपीलेबल होता है, लेकिन 264 जो ऑर्डर होता है ये फाइनल होता है, ये आगे आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैसे ही अपने फेवर में आता है ना। 264 अपने फेवर में रिवीजन होता है, जो अपने फेवर में हुआ उसमें अपील कहां से करेंगे? जो फेवर में उसमें आप अपील करते क्या कभी? नहीं। तो 264 फाइनल हो जाता है, 263 आगे अपील में जा सकता है। तो कहां जाएगा? आईटैट। व्हाई नॉट सीआईटी अपील्स? कोई बता सकता है व्हाई नॉट सीआईटी अपील्स? अरे ये ऑर्डर किसने बनाया? सीआईटी ने। ये सीआईटी डिपार्टमेंट वाला है, असेसमेंट विंग, और ये सीआईटी अपीलेट विंग वाला है। ठीक है, विंग अलग अलग है, एक ये पर पे है, एक ये पर पे है, विंग अलग है, लेकिन है तो सेम लेवल पे। ये भी सीआईटी, ये भी सीआईटी। तो अपील आप सेम लेवल के ऑफिसर के पास नहीं करते, अपील होता है टू दी हायर अथॉरिटी। कभी भी सेम लेवल पे अपील नहीं होता, हायर अथॉरिटी के पास अपील करना पड़ता है। समझ में आए? जैसे बच्चे करते हैं ना, पापा ने परमिशन नहीं दी तो मम्मी के पास जाते हैं। समझे ना? उसमें मैं कुछ आगे बोलूंगा नहीं, आगे चलते हैं। ओके, सो विच एवर ऑर्डर अल्टीमेटली बिकम्स फाइनल, मान लो 260 आ गया और कोई अपील में गया नहीं, तो ये फाइनल हो जाएगा। अगर अपील में गए तो ये फाइनल हो सकता है, या ये एज द केस मे बी। तो आईटैट फिर से आएगा 254, हाई कोर्ट 260 and Supreme Court 262. So depending upon which order becomes final, it will come back to AO and AO has to revise his original order according to this final order. आए समझे? तो उसको कहते हैं गिविंग इफेक्ट टू। तो ये सारे ऑर्डर्स को जब यहां इफेक्ट दिया जाता है, गिविंग इफेक्ट टू, तो उसको कहते हैं, फिर ये ओरिजिनल ऑर्डर को रिवाइज करेगा, इट विल बी रिवाइज्ड to give effect to these orders. अब समझ में आया? वेरी गुड। तो देखो अब मैंने क्या बताया, देखो दो बातें अभी तक हम देख चुके हैं, दोनों इसमें देखो फिट करके मैं आपको बताता हूं। अगर ये असेसमेंट का केस था, ये असेसमेंट ऑफ इनकम का केस है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, उसमें हम अपील में गए। अब ये जो भी अथॉरिटीज है, इन्होंने कहा कि केस को रिमांड कर दिया। रिमांड करने का अथॉरिटी वैसे यहां पर है 254 में, और ये है, इन्होंने रिमांड करके भेजा और कहा कि फ्रेश असेसमेंट करो। तो फिर अपन सबसेक्शन 3 लगाएंगे, फिर फ्रेश असेसमेंट करने के लिए सबसेक्शन 3 लगेगा, 153 सबसेक्शन 3, 9 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दिस ऑर्डर इज रिसीव्ड और दिस ऑर्डर इज पास्ड। करेक्ट? और 1/4/19 के बाद फिर वो 12 महीने हो जाएगा। और अगर ये ऑर्डर आया, ये पेनल्टी ऑर्डर है जिसमें असेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इनकम कंप्यूटेशन इन्वॉल्व नहीं है, वो अगर ऑर्डर आया और उस पर कोई रिजल्ट आया, ये रिजल्ट को यहां इफेक्ट देने का है, तो रिजल्ट को इफेक्ट देने के लिए ये ऑर्डर को रिवाइज करना पड़ेगा, तो वहां सबसेक्शन 5 लगता है। 3 महीने का टाइम है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच दिस ऑर्डर इज रिसीव्ड और दिस ऑर्डर इज पास्ड।
ये दोनों पास, बाकी ये सब रिसीव, और ये वाले है तो रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट। तो जैसे ही ऑर्डर्स डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे, जिस महीने में जनवरी 17 को पहुंचे, तो उसके बाद 3 महीने मिलेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन अगर वहां बिजी है ऑफिसर्स और पास नहीं कर पा रहे 3 महीने में, तो जो बॉस है डिपार्टमेंट का, CIT या PCIT, वो 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। आए समझ में? और अगर ये ऑर्डर में ऐसा लिखा है कि एओ तुम इन्वेस्टिगेशन करो, तुम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो और फिर ऑर्डर पास करो, या तुम डॉक्यूमेंट्स बुला के वेरीफाई करो फिर पास करो, तो फिर वहां पर 3 महीने नहीं लगते, फिर वहां लगते हैं नॉर्मल 9 मंथ्स। 9 months from the end of the year in which these orders are received। आए समझ में? याद रखोगे? वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया। फिर आ जाओ सबसेक्शन 6 पे। ये भी वही केस है। अब वो जो अपन ने चार्ट बनाया, इस पे वापस आओ। अब वापस अज्यूम करते हैं कि ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का मामला है, इनकम का मैटर है, ठीक है। डिसअलाउंस कर दिया था असेसिंग ऑफिसर ने, या कोई इनकम को चार्ज कर दिया था, एज ए केस में भी इट इन्वॉल्व्स इनकम। अब ये मैटर गया, तो अपन ने क्या देखा कि ये सब अथॉरिटीज के पास क्या क्या पावर होते हैं। कंफर्म यानी जो ये ऑर्डर है बराबर है। अगर कंफर्म ऑर्डर पास किया तो उसको कोई इफेक्ट देना पड़ेगा क्या जब ये वापस आएगा? डज द ओरिजिनल ऑर्डर नीड एनी चेंज? नो, कंफर्म हुआ है, कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है, तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन लोगों ने कहा कि इनकम को कम करो या इनकम को बढ़ाओ, तो उसको फिर यहां चेंज करना पड़ेगा ना ओरिजिनल ऑर्डर। तो ये जब कम करो बढ़ाओ ये कह रहे हैं, तो उसको इफेक्ट देने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये रिमांड केस नहीं है। रिमांड अलग होता है, उसमें क्या बोलता है कि वापस से करो, वो अलग चीज हो गई। यहां पे इन लोगों ने ऑर्डर बनाया है कि ये ओरिजिनल ऑर्डर जो पास हुआ उसका 2 पॉइंट गलत है, 2 पॉइंट सही है, तो इनकम को ऐड करो, इनकम डिलीट करो। ये ऑर्डर है। चेंज, मॉडिफाई या एनल का अगर ऑर्डर है, कंफर्म, मॉडिफाई, एनल जो रहता है, वो अगर ऑर्डर है, तो उसको इफेक्ट जो देने का है उसमें कितना टाइम है, तो वो अपन देखते हैं। तो देखो सबसेक्शन 6, मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन ऑन असेसी और एनी पर्सन। असेसी या एनी पर्सन यानी जिसके लिए ऑर्डर आया है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और टू गिव इफेक्ट टू एनी फाइंडिंग, डायरेक्शन contained in an order under 250, 254, 260, 262, 263, 264 or an order of any court in a proceeding not by way of appeal or reference under this act। यानी और कोई केस चल रहा है, कंपनीज एक्ट में केस चालू है, वहां तुमको कुछ कॉम्पनसेशन मिल गया या देना पड़ा या जो भी है, तो इनकम जनरेट हो सकती ना। नाउ दैट केस वाज नॉट इनकम टैक्स केस, बट सम अदर केस कंपनीज एक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, कहीं तो भी तुम्हारा केस चालू है, लेकिन जहां से इनकम कुछ तो भी अराइज हो गई पुराने साल की, अब वो इनकम टैक्स नहीं हुई है ना, तो उसको टैक्स करना पड़ेगा। या इनकम टैक्स अपील वाले मैटर्स है, तो ये जो सेक्शंस दिए हैं ये अपील मैटर्स है, इनकम टैक्स वाले। और यहां जो बोला है एनी अदर लॉ, यानी दूसरे कोई लॉ में कोई केस चल रहा है और उस केस में तुम जीत गए या हार गए और उससे कुछ इनकम अराइज हुई है, तो वो इनकम को टैक्स तो करना पड़ेगा। तो अब हमको ओरिजिनल ईयर को खोलना पड़ेगा, उस साल के असेसमेंट को ओपन करके उसको जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको इफेक्ट देना पड़ेगा। तो वो इफेक्ट जो देना है उसके लिए टाइम क्या है? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, ईयर नहीं, मंथ, इन विच सच ऑर्डर इज रिसीव्ड और पास्ड। तो 263, 264 में अपन पास देखते हैं, क्योंकि ये यही लोग पास करते हैं, और बाकी जो ऑर्डर्स है वो रिसीव देखेंगे। 12 months from the end of the month in which such order is received or passed by PCIT और CIT, उतने में उसको खत्म करना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर को इफेक्ट दे करके उसको क्लोज करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आया ना? चलो बताता हूं कि क्या है ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट।
पहले उसमें 2 भी पढ़ लो। मेकिंग एन ऑर्डर, सबसेक्शन 6 में 2 पॉइंट भी है, सेकेंड सब क्लॉज वो भी पढ़ लेते, देन आई विल टेल यू। मेकिंग एन ऑर्डर ऑन एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म in consequence of the assessment made on firm under section 147। फर्म में 147 हुआ, इन रीअसेसमेंट हुआ, तो उसका इफेक्ट फिर पार्टनर पे भी देना पड़ेगा ना, उसके रेम्यूनरेशन कम ज्यादा होगा। तो पार्टनर का असेसमेंट करेंगे 12 महीने के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द असेसमेंट ऑर्डर इज पास इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। फर्म का जब ऑर्डर निकल जाएगा 147 में, तो उस मंथ के बाद 12 महीने के अंदर पार्टनर का भी ऑटोमेटिक रीअसेसमेंट किया जाएगा टू गिव इफेक्ट टू, यानी कि उसका रेम्यूनरेशन चेंज होगा ना कम ज्यादा, क्योंकि फर्म का इनकम के रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है पार्टनर का। तो फर्म का इनकम कम हो गया तो उसका रेम्यूनरेशन भी कम हो जाएगा। फर्म का इनकम बढ़ा तो रेम्यूनरेशन की डिडक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसका इफेक्ट वहां देना पड़ेगा। तो उसके लिए उसका भी रीअसेसमेंट करेंगे, किसका? पार्टनर का, फर्म का हो जाने के बाद कितने टाइम में? 12 महीने के अंदर। फिर एक सबसेक्शन 7 जो दिया है, ये कोई काम का नहीं है, ये इसको कट कर दो। ये और पुराना दिया है कि अगर बहुत पुराना 1616 के पहले अगर ये सब हुआ है तो क्या करने का, वो बहुत पुराना हो गया, अपने कोई काम का नहीं है, तो इसको आप कट कर दो। फिर 8 जो है ये लिख दो लेटर, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ये सर्च केस का है, तो सर्च केस के असेसमेंट्स होते हैं 153A के अंदर, तो वो 153A जब पढ़ेंगे अपन तो तब ये वाला भी पढ़ेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, तो अभी उसको बाजू रख दो। फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट दिया है तो ठीक है, चलो पहले मैं ये समझा देता हूं आपको कि ये पूरा केस का क्या हुआ। सबसेक्शन 6 समझ लेते हैं अपन। नाउ व्हाट द सबसेक्शन 6 सेज, लेट अस सी। सब क्लॉज 1 पहले अपन देख रहे हैं। एओ ने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया। अच्छा, असेसमेंट ईयर था 2009-10, पुराना लेते हैं। अभी 25 साल की पूरी हिस्ट्री आपको बताता हूं कैसे होती है। 9-10 ओरिजिनल असेसमेंट ईयर था। ओरिजिनल ऑर्डर आया ऑन से डेट एक डाल देते कुछ भी, 3 जुलाई 2011 ऑर्डर आया, अपील हुआ सीआईटी अपील्स के पास। फिर सीआईटी अपील्स में अपील हुआ, फिर 4-5 साल तो वहां निकल जाते हैं, फिर उसका ऑर्डर आया। ऑर्डर कौन से सेक्शन में आएगा? अंडर सेक्शन 250 में ऑर्डर आएगा। डेट क्या था ऑर्डर का? 12 नवंबर 17। आराम से 5-6 साल निकल जाते, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ, हम केस जीत गए। अच्छा देखो, पूरे इमेजिनेशन से समझने का है। तो ये ओरिजिनल ऑर्डर जो पास किया था उसमें असेसिंग ऑफिसर ने एक 25 लाख की इनकम मेरे हाथ में ऐड कर दी थी। 25 लाख की इनकम ऐड कर दी है। कुछ थे मेरे रिसीट्स वगैरह, उसने ऐड कर दिया, बोलता है कि इनकम है। मैंने बोला कि भैया इनकम नहीं है ये, इसको ऐड मत करो, दीज आर कैपिटल रिसीट्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मगर वो माना नहीं, उसने ऐड कर दिया। अपील में गया मैं केस जीत गया, आई वन द केस। कमिश्नर अपील्स मान गया कि ये रिसीट इनकम में टैक्सेबल नहीं है, तो मैं केस जीत गया। गवर्नमेंट दुखी हो गया, डिपार्टमेंट दुखी हो गया, वो लोग अपील में गए आईटैट के अंदर, आईटैट में अपील हो गया। फिर आईटैट ने अपना वक्त लगाया, अनदर 5-6 इयर्स, फिर उसका ऑर्डर आया। उसका ऑर्डर कौन से सेक्शन में आएगा? 254 में। कब आया? 7 जनवरी 22 को उसका ऑर्डर आया। आईटैट ने कहा कि दिस अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स। मर गए, चार्जेबल है। फिर मैं हार गया। अब मैं हार गया तो मैं हाई कोर्ट में गया। किस्सा चलते रहता है। फिर हाई कोर्ट ने अपना वक्त लगाया और ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन
260 के अंदर कब 13 फरवरी 25 को, और हाई कोर्ट ने कहा कि दिस अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स। फिर मैं हार गया, यानी आईटैट के ऑर्डर को कंफर्म किया उन्होंने, चार्जेबल बोला। अल्टीमेटली मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है सुप्रीम कोर्ट जाने का। सो आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फाइनली पास्ड इट्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 262 ऑन 19 अगस्त 30। 19 अगस्त 2030 को ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। फाइनली आई वन द केस, अमाउंट नॉट टैक्सेबल। अरे वाह, मैं केस जीत गया। सुप्रीम कोर्ट से सीधा मैं निकला और असेसिंग ऑफिसर के पास गया ऑर्डर लेकर के। ऑफ कोर्स हमको लेके नहीं जाना पड़ता, ये कहानी मैं बता रहा हूं, अदरवाइज इट कम्स बाय द पोस्ट। तो खैर ये ऑर्डर अब सुप्रीम कोर्ट का कहां पहुंचेगा, एओ के पास। सो एओ के पास ये ऑर्डर की कॉपी जाएगी, एक कॉपी उसको मिलेगी। तो जब ये कॉपी यहां पहुंचेगी डिपार्टमेंट में, कमिश्नर के नाम से जाएगी, डिपार्टमेंट हेड। एओ तो हेड नहीं है, डिपार्टमेंट का हेड कौन है, बॉस। जैसे अपने घर पे कोई लेटर आता है तो बॉस के नाम से आता है ना, फैमिली के। तो यहां पे भी किसके नाम से आएगा, सीआईटी के नाम से पहुंचेगा। सीआईटी को मिलेगा, फिर वो एओ को बुलाएगा, लो ऑर्डर आया, चल लो इसको इफेक्ट दो अभी। तो ये ओरिजिनल ऑर्डर जिसमें उसने वो 25 लाख ऐड किया हुआ है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ये ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। तो जैसे ये कॉपी इधर पहुंचेंगी, सो नाउ एओ विल हैव टू रिवाइज दिस ऑर्डर, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और ये रिवीजन जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और टू गिव इफेक्ट टू, करेक्ट। तो रिवाइज करेगा, इसमें दो वर्ड्स में लिखता हूं, ये दो वर्ड बहुत काम के, इसको याद रखना है हमेशा। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक वर्ड, और गिव इफेक्ट टू दूसरा, ये दो बहुत काम के हैं। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और गिव इफेक्ट टू व्हाट, दीज ऑर्डर्स। जो भी ऑर्डर फाइनल होता है वो तो मैंने पहले ही आपको समझाया, इससे सारे सेक्शंस लिखे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, वहां सारे सेक्शन लिखे हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सीआईटी का ऑर्डर फाइनल हो जाए, अगर अपन अपील नहीं करेंगे आगे तो ये फाइनल। अगर आईटैट में अपील की है लेकिन हाई कोर्ट में नहीं किए तो ये फाइनल। हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए तो हाई कोर्ट फाइनल, या सुप्रीम कोर्ट में गए तो वो फाइनल। जो भी फाइनल होता है वो आता है, उसको इफेक्ट देना पड़ता है। तो वहां लिखा है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और टू गिव इफेक्ट टू एनी फाइंडिंग और डायरेक्शन। फाइंडिंग और डायरेक्शन देखो, सबसेक्शन 6 देखो, ये जो वर्डिंग है ना ये बहुत काम के। असेसमेंट, ये असेसमेंट रिकमेंडेशन, ये अभी जो करेगा वो, इसको रिवीजन भी बोल सकते हैं। तो नाउ ही इज गोइंग टू रिवाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और गिव इफेक्ट टू फाइंडिंग और डायरेक्शन। तो ये फाइंडिंग वर्ड जो है ये इससे रिलेटेड है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइंडिंग या गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन, ऐसा है, ऐसे उसको रीड करना है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइंडिंग या गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन, गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन। तो अगर ये जो अथॉरिटीज कोर्ट्स वगैरह है, इन्होंने डायरेक्शन दिया है एओ को, दे हैव गिवन इशूड अ डायरेक्शन डू दिस, तो उसको गिव इफेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें इंग्लिश है, लैंग्वेज ऐसी है। अल्टीमेटली अपने को क्या रखना है, याद रखना है कि कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसकी वजह से रिवीजन करना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस ऑर्डर इन लाइन विथ द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट। ये अपने लेमैन लैंग्वेज, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखा रहता है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइंडिंग। कोर्ट का फाइंडिंग, फाइंडिंग यानी डिसीजन, कोर्ट डिसीजन इज कॉल्ड एज फाइंडिंग। दिस अमाउंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दिस इज फाइंडिंग। ये अमाउंट चार्जेबल नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, दिस अमाउंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो ये हो गया फाइंडिंग, जिसको जजमेंट भी कहते हैं। लेकिन अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा
एक डायरेक्शन दिया असेसिंग ऑफिसर को, डू दिस, इंक्लूड दिस इनकम, एक्सक्लूड दिस इनकम, तो ये डायरेक्शन वर्ड होता है। ऐसा करो अगर बोला है, इन्वेस्टिगेशन करो, पता लगाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करके देखो और फिर डिसाइड करो, तो ये होता है डायरेक्शन। और वहां से फाइंडिंग बोला है, दिस इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दिस अमाउंट इज नॉट अलाउेबल एज अ डिडक्शन, तो ये फाइंडिंग है। ठीक है, तो जो भी है फाइंडिंग है तो उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइंडिंग ऐसा बोलेंगे अपन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ यानी बिकॉज ऑफ फाइंडिंग, या टू गिव इफेक्ट टू, डायरेक्शन है तो इफेक्ट देना पड़ेगा, डायरेक्शन आया तो इफेक्ट देना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये वर्डिंग से गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन। आया समझ में? टेक्निकली इसे टेक्निकल वर्ड्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो ये आंसर में यही लिखना पड़ेगा अगर इसमें क्वेश्चन आया तो। फिर ये सेक्शन तो आपको समझ में आ गया। तो देखो वापस आओ अब अपने चार्ट में, तो ये देखो ये ऑर्डर आया, अगर इसमें डायरेक्शन है तो अपन क्या बोलेंगे, दैट एओ हैज टू डू दिस असेसमेंट अगेन, असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन। डायरेक्शन है तो अपन क्या बोलेंगे, टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन। और अगर फाइंडिंग है तो अपन बोलेंगे इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइंडिंग। सो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइंडिंग वर्ड आता है, गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन, कंटेन्ड वेयर, फाइंडिंग या डायरेक्शन कहां, इन दीज ऑर्डर्स, फाइंडिंग या डायरेक्शन कहां है, ये ऑर्डर्स के अंदर। तो ये ऑर्डर्स में जो फाइंडिंग आया है उसको देना पड़ेगा इफेक्ट, और डायरेक्शन को भी इफेक्ट देना पड़ेगा। तो अब बताओ ये करने का टाइम कितना है एओ के पास, अब देखो आप समझ में आएगा। ये ओरिजिनल ऑर्डर मान लो 143 का है, 143 का ओरिजिनल ऑर्डर है, तो 143 का टाइम क्या होता है, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद हार्डली कुछ टाइम रहता है, पुराने में 18 मंथ्स और अभी नए में तो 12 महीने हो जाएंगे अगले साल से, बस उतना ही टाइम रहता है ना। तो देखो ये असेसमेंट ईयर तो 9-10 बेचारा, इसका ओरिजिनल असेसमेंट का टाइम तो 2011 के एंड में या 12 के एंड में खत्म भी हो गया है, खत्म, टाइम इज गॉन। और अभी क्या है, अभी अपन यहाँ है, देखो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कब आया 2030, अपन 2030 में खड़े अभी, ये ऑर्डर जब आया 2030 है, देखो 2030, 2030 के 19 अगस्त, उसके बाद मान लो कि 25 अगस्त को यहाँ मिला, 25 अगस्त को यहाँ मिला 2030 को, वैसे इतनी जल्दी नहीं मिलता, आराम से 15-20 दिन लग जाते हैं, लेकिन मान लो कि मिल गया, तो डिपार्टमेंट को 25 अगस्त को मिल गया, तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये तो 2030 में आ गए, 2030 में आ गए तो डिपार्टमेंट बोलेंगे भैया हमारा तो ओरिजिनल असेसमेंट का टाइम कब का खत्म हो गया 143 का, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं ऑर्डर आप जेब में रखो, हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिवाइज आवर ऑर्डर, हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा ना, फिर ये सब अपील में जाने का मतलब क्या आया, 25 साल मेहनत का मतलब क्या आया, फल क्या मिला, अगर ये बोलेंगे कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, वो तो ज्यादती हो जाएगी, बहुत गलत बात हो जाएगी। इसलिए सबसेक्शन 6 अलग से बनाया है, और सबसेक्शन 6 में लिखा है कि अगर ये रिवीजन यहां जो करना है अभी, ये रिवीजन कोर्ट ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए करना है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइंडिंग करना है, तो एडिशनल टाइम मिलेगा, ये ओरिजिनल टाइम यहां नहीं लगेगा, एडिशनल टाइम कितना, 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ, तो मंथ कौन सा है, अगस्त 2030, तो अगस्त 2030 के बाद 12 महीने और मिलेंगे इसको लगाकर कंप्लीट करने के लिए। तो ये रिवीजन कंप्लीट करने के लिए टाइम क्या रहेगा, 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ अगस्त 30। ये देखो 25 अगस्त को मिला, अच्छा एक काम करते हो इसको 25 अगस्त की जगह मैं सितंबर कर देता हूं, तो फिर आपको और एक बात समझ में आ जाएगी, लेट्स मेक इट 7 सितंबर 30। तो अगर 7 सितंबर को डिपार्टमेंट पहुंचा कोर्ट का जजमेंट, तो यहां पे फिर क्या होगा, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ सितंबर, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ सितंबर 2030, यानी कि सितंबर 31, टाइम कब तक आएगा, सितंबर 31 तक का टाइम रहेगा, 12 मंथ्स
सितंबर 30 के बाद 12 महीने यानी सितंबर 31 हो जाएंगे ना। दैट इज सितंबर 31। 30 सितंबर 2031 तक ये ऑर्डर को इफेक्ट दे करके फाइनल करेंगे। आया समझ में? सिंपल था। बहुत लगाना पड़ता है दिमाग, तब जाके समझ में आता है। तो ये सबसेक्शन 6 समझ में आया? गुड। अब इसको अगले लेक्चर तक याद रखना, अगले लेक्चर में इसका काम आएगा। अभी आगे चलते हैं अपन। तो ये 6 हो गया, 7 हो गया, 7 तो देखना ही नहीं है, 8 अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट एक दिया है, एक्सप्लेनेशन 1 है कि जहां जहां भी टाइम लिमिट्स होते हैं, तो टाइम लिमिट्स क्या है कि बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इसके पहले असेसमेंट ऑर्डर बना तो ठीक, नहीं बना तो टाइम बार हो जाएगा। टाइम बार हो गया यानी कि उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर बन ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी डन। तो ये तो डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत एक हथियार की तरह है, तलवार की तरह है कि इस दिन के पहले करो, नहीं करोगे टाइम बार, देन यू कैन नॉट मेक असेसमेंट, यू कैन नॉट रिकवर टैक्स। ऐसा हो गया ना। तो वहां पर कुछ एक्सटेंशंस हैं, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत सारे हैं, देखेंगे एक एक करके। तो इसमें सिचुएशन दिया हुआ है और कितना टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। अब यहाँ एक्सक्लूडेड वर्ड दिया है, एक्सक्लूड का मतलब एक्सटेंशन, इज द सेम थिंग। इतने टाइम को मत गिनो, तो मत गिनो यानी इतना टाइम एक्सटेंड करो, बात तो एक ही है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, सब समझाता हूं, और यही इसी तरह का एक्सप्लेनेशन आगे भी आएगा 153 के अंदर, बी के अंदर, जो सर्च असेसमेंट में कंप्लीशन का टाइम है उसके अंदर भी ऐसा ही जाएगा, सेम टू सेम, माइनर चेंज। तो इसको इसलिए याद रखो अच्छे से, दोनों जगह आप इसको लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है सेक्शन 129, रीओपनिंग ऑफ केस। क्या है समझो। अपना असेसिंग ऑफिसर है मिस्टर शक्ति कपूर, करेक्ट, वेरी गुड। उसने नोटिस दिया, केस को ओपन किया, अब केस चल रहा है, इट इज गोइंग ऑन, इट इज पेंडिंग। 143(2) में उसने अपने को नोटिस दिया, या 147 में जो भी है, और अभी केस शुरू है, चल रहा है। ऑर्डर पास हुआ नहीं है, 2-4 तारीख हो चुकी है। तो जब भी हमको बुलाते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, वो उसके एक रजिस्टर रहता है उसका, उसको कहते हैं असेसमेंट बुक, उसमें वो सब लिखते रहता है कि क्या क्या उसने किया। ही मेक्स एंट्रीज इन दैट बुक, जो जो देख रहा है, जो जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो भी है वो लिखते जाता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो रिटायर हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उसका रिटायरमेंट डेट आ गया, वो रिटायर हो गया। लेकिन हमारा असेसमेंट तो पेंडिंग ही था, उसने कंप्लीट कहाँ किया था। या उसका तबादला हो गया, वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गया, गवर्नमेंट ने उसको यहां से शिफ्ट कर दिया दूसरे सिटी में, ट्रांसफर हो जाता है, मर जाता है ऑफिसर, सीधा रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ हो गया। तो कोई भी सिचुएशन में अगर वो वेकेट कर देता है उसका ऑफिस बिफोर कंप्लीटिंग आवर असेसमेंट, और उसकी जगह शक्ति कपूर गया, तो उसकी जगह अब दूसरा ऑफिसर आके बैठेगा। उसका नाम है, क्या नाम है, कोई भी नाम दे दो। दूसरा ऑफिसर आके बैठ गया। अब दूसरा ऑफिसर आके बैठेगा तो सवाल ये पैदा होगा कि वो हमारा असेसमेंट कैसे करेगा। विल ही रीस्टार्ट द असेसमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, और ही विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट स्टेज, जिस स्टेज पे वो था वहां से कंटिन्यू होगा कि वापस से रीस्टार्ट होगा। तो लॉ में लिखा है 129 इसका सेक्शन है, 129 कहता है कि अगर एक ऑफिसर चेंज हो जाए, उसको चेंज ऑफ इनकम्बेंट इन एन ऑफिस कहते हैं। जो इनकम्बेंट यानी ऑक्यूपायर ऑफ द ऑफिस, शक्ति कपूर वाज द ऑक्यूपायर, वो अगर चेंज हो जाए, या तो मरने से, या रिटायरमेंट से, या कोई भी रीजन से, तो फिर जो नया ऑफिसर है, ही हैज टू कंटिन्यू फ्रॉम द सेम स्टेज। ऐसे लिखा है, सेम स्टेज से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब आप मेरे को बताओ, यू जस्ट टेल मी, सेम स्टेज बोला है, लेकिन हमने जो पहले ऑफिसर को सारी बातें बताई थी,
वो सेकेंड ऑफिसर को कैसे समझ में आएंगी? अरे वो नोटबुक है, नोटबुक में लिखा हुआ है, लेकिन जो नोटिंग करते हैं उससे कुछ समझता क्या? उसे क्या समझेगा? उसे कोई खास चीज समझ में नहीं आती। अब देखो, इतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो कि अभी आप यहाँ से चले गए और आपके फ्रेंड को बोला कि अरे यार ये लेक्चर मेरा देख ले 2 घंटे का, फिर मैं आऊंगा, मैं वहां से कंटिन्यू कर लूंगा, तू लिख के रखना बुक में, सर क्या क्या बोलते, बुक में लिख के रखना। अब 2 घंटे बाद आप वापस आए, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, बताओ क्या समझ में आने वाला है? अरे यहाँ बैठ के इतना सुनने के बाद तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, वहां कोई दूसरा दोस्त लिखेगा वो तुमको कहां से समझ में आएगा? इज इट दैट इजी? अरे उसने सवाल क्या पूछे थे, हमने क्या जवाब दिया, उसने क्या लिखा, फिर ये तो लिखा, फिर जो अलग सेटिस्फैक्शन हमने दिया था वो कहाँ लिखा है? वो तो नहीं लिखा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। सो द पॉइंट इज कि हम जाकर नए ऑफिसर को कहेंगे, हम यानी कौन, असेसी, नए ऑफिसर को कहेगा देखो मेरी एक बात मानो, आप फिर से पूरा केस सुनो, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, असेसमेंट को वापस से आप देखो पूरा, क्योंकि आपको उस दूसरे ने क्या किया था कुछ नहीं समझेगा, सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसको देखो कहते हैं रीहियरिंग ऑफ द केस। तो देखो क्या लिखा है, रीओपनिंग द होल और पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग और गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू असेसी टू बी रीहर्ड अंडर द प्रोविजो टू 129। तो यहां से पढ़ के कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो कहानी याद रखो, उससे याद रहेगा कि जब एक ऑफिसर बदल जाता है तो असेसी नए ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को फिर से आप सुनो पूरे मैटर्स के ऊपर, गिव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग रीहर्ड ऑन द होल मैटर, या आप दोबारा से करो पूरा शुरुआत से। तो ऐसे केस में जो टाइम लग जाएगा रीहियरिंग में या रीओपनिंग में, वो टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। मान लो कि 3.5 महीने लग गए, जो पहले वाले ने सुना था वो वापस इसने सुना, तो 3.5 महीने लग गए, तो 3.5 महीने अपन क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो जो नॉर्मल टाइम लिमिट है 18 मंथ्स मान लो है, तो 18 मंथ्स में 3.5 महीने ऐड हो जाएंगे एडिशनल। आए समझ में? सिंपल पॉइंट। दूसरा पॉइंट तो सबसे सिंपल है, स्टे और इंजंक्शन ऑफ एनी कोर्ट और ऑन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। असेसमेंट प्रोसीडिंग पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ये मैटर चलते रहते हैं, लिटिगेशन तो चलते ही रहता है। एओ ने अपने को नोटिस दिया, फिर अपन वो देखा था ना 147 में अपन रिट पिटीशन फाइल कर देंगे, तो इधर एओ ने नोटिस दिया है 148 का, प्रोसीडिंग चालू हो गए, लेकिन हम चले गए कोर्ट में, हमने कहा कि ये नोटिस कॉश किया जाए, खारिज किया जाए क्योंकि ये गलत है, रिट पिटीशन डाल दिया। तो रिट पिटीशन हम जब डालेंगे तो पहले कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है, स्टे लगा देता है, असेसिंग ऑफिसर पे स्टे लगा देगा कि आप प्रोसीड मत करो जब तक हम ये नोटिस को डिसाइड नहीं करते। फिर वहां चलेगा वो हाई कोर्ट में केस, रिट पिटीशन 2 महीने 4 महीने 6 महीने निकल जाएंगे। फिर उसने कहा कि नहीं नहीं ये रिट बेकार है, जाओ एओ के पास वापस जाओ, लेट हिम डू हिज असेसमेंट, तो एओ के पास वापस आएंगे। लेकिन ये 6 महीने तो निकल गए ना एओ के हाथ से, क्योंकि स्टे लगा था, तो कोई बात नहीं, ये 6 महीने उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो स्टे या इंजंक्शन यहां पे होता है, इंजंक्शन स्टे का मतलब क्या होता है मालूम है ना, डू नॉट प्रोसीड, एओ कैन नॉट प्रोसीड टिल द टाइम द स्टे इज देयर। कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है कि तुम प्रोसीड मत करो, रुक जाओ जब तक हम ये एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं करते। फिर वो एप्लीकेशन डिसाइड होने में 6 महीने लग गए, फिर उन्होंने स्टे को वेकेट किया, फिर कहा कि एओ नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो एओ बोलेगा भैया मेरे 6 महीने निकल गए, उसका क्या? तो लॉ कहता है डोंट वरी यू विल गेट 6 मंथ्स एक्सटेंशन। तो जितना स्टे पीरियड होता है या इंजंक्शन का पीरियड, उतना एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर तीसरे नंबर में है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑल दी सेक्शंस 10 वाले, ये अपन ने देखे थे, ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जो प्रोविजो टू 143 में देखा था अपन ने, कंपल्सरी स्क्रूटिनी असेसमेंट, प्रोविजो टू 143 देखा था, स्पेशल असेसमेंट्स। उसमें बताया था मैंने कि ये जो एग्जेम्पशन वाले लोग हैं, ये लोगों का कंपल्सरी स्क्रूटनी होता है, ऑफिसर चेक करता है कि इन्होंने एग्जेम्पशन की कंडीशंस को वायलेट तो नहीं किया, और किया तो फिर गवर्नमेंट के पास भेजता है,
फिर गवर्नमेंट इनको शो कॉज नोटिस देकर बुलाता है और पूछता है भैया तुमने वॉयलेशन किया कि नहीं, और अगर पकड़ा गया कि किया है तो उसका एग्जेम्पशन विड्रॉ करते हैं, फिर केस को एओ के पास भेजते हैं कि अब इसका असेसमेंट करो विदाउट गिविंग एग्जेम्पशंस। याद आ रहा है? गुड। तो इस केस में जब एओ ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया फॉर विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन, और वहां से फिर गवर्नमेंट ने जब केस वापस भेजा एओ के पास कि अब आप असेसमेंट करो, तो ये जो टाइम गवर्नमेंट ने लगाया, जब यहां से केस गवर्नमेंट के पास गया और जब वापस आया, ये जो बीच का टाइम है, ये बीच का टाइम एओ को एक्सटेंशन मिलेगा। एओ विल गेट एक्सटेंशन ऑफ दिस टाइम which is taken by the government to decide the withdrawal of exemption। तो देखो, डेट ऑन विच एओ इंटीमेट्स द कॉन्ट्रावेंशन टू द गवर्नमेंट, जब एओ ने इंटीमेशन भेजा वहां से लेके जब विड्रॉवल का लेटर आया, ये टाइम एक्सटेंड होगा। देखो, टू द डेट, बीच में तो लिखा है वो कोई काम का नहीं, टू द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द ऑर्डर विड्रॉइंग द अप्रूवल इज रिसीव्ड बाय द एओ। तो हमने इंटीमेशन भेजा गवर्नमेंट के पास, उस दिन से लेकर के जब विड्रॉ होके अपने पास इंटीमेशन आया कि विड्रॉ हो गया है, लेटर आया कि विड्रॉ हो गया एग्जेम्पशन, तो ये लेटर जब हमने दिया और ये लेटर जब पहुंचा, इस बीच का जो टाइम है ये एक्सटेंड किया जाएगा। गुड। फिर उसके बाद ऑडिट है, ऑडिट ऑफ 142(2)(a, उसमें जो टाइम लगता है ऑडिट में, या एक्सटेंशन देते हैं तो एक्सटेंशन मैक्सिमम 180 डेज, वो एक्सटेंशन मिलेगा असेसमेंट के अंदर। उसमें लिखा है डायरेक्शन ऑफ ऑडिट अंडर 142(2)(a इफ नॉट चैलेंज्ड इन कोर्ट और इफ डायरेक्शन इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो देखो, इफ नॉट चैलेंज तो वो नॉर्मल टाइम जो ऑडिट में टाइम लगा वो एक्सटेंड करेंगे। तो ये 1 से 1 रिलेटेड है। डेट ऑन विच असेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिपोर्ट, डेट ऑफ डायरेक्शन से लेके डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट तक इज रिक्वायर्ड टू फर्निश तक एक्सटेंशन मिलेगा। और अगर उस पे अपील हो गया है ऑडिट के ऊपर, then date on which the order setting aside such direction is received by the PCOC, यानी कोर्ट ऑर्डर जब आएगा तो वहां तक एक्सटेंशन मिलेगा। Then reference to valuation officer under 142(a, वैल्यूएशन ऑफिसर वाला सेक्शन देखा था अपन ने, छोटा सा था बीच में, तो उसमें जो टाइम लगाता है वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकालने में वो एक्सटेंड किया जाएगा। मेकिंग ऑफ रेफरेंस से लेकर के रिपोर्ट के आने तक का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। फिर एक है एप्लीकेशन बाय असेसी अंडर सेक्शन 158(a फॉर अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील्स। ये समझाऊंगा नहीं, ये बाद में अगले लेक्चर में आपको समझ में आएगा व्हाट इज दिस एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डायग्राम के साथ, पूरे लॉजिक के साथ बताऊंगा कि ये क्या होता है। लेकिन यहां बस याद रखो कि जिस दिन हमने एप्लीकेशन डाला वहां से 158(1) के अंदर, वहां से लेके ऑर्डर तक जब वो एक्सेप्ट करता है वो कि ठीक है मैं आपका वो एक्सेप्ट कर लेता हूं फॉर अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील्स, मैक्सिमम 60 डेज दिया है उसमें, उतना एक्सटेंशन मिलेगा। यानी अगर उसने 60 डेज से ज्यादा लगाया तो 60 डेज का ही एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर ऑफिसर ने 5 दिन में ही डिसाइड कर दिया कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं या रिजेक्ट कर रहा हूं तो 5 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। यानी वॉट एवर टाइम द ऑफिसर टेक्स टू डिसाइड कि भाई ये एप्लीकेशन का करना क्या है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उतना टाइम एक्सटेंशन मिलता है। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन मेड बिफोर इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन इज रिजेक्टेड बाय इट और इज नॉट अलाउड टू बी प्रोसीडेड, नॉट अलाउड टू बी प्रोसीडेड या रिजेक्शन, यहां तो एक ही वर्ड मान लो आप। हम सेटलमेंट कमीशन में जाते हैं। सेटलमेंट कमीशन क्या है? एक अथॉरिटी है जिसके पास मांडवली होती है। यहां असेसिंग ऑफिसर ने अपने को नोटिस दिया, असेसमेंट शुरू हो गया, असेसमेंट शुरू हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि अपन पकड़े गए कंसीलमेंट वगैरह, तो इनकम तो असेस होगी, उसके साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा, पेनल्टीज भी लगती है, भारी भारी पेनल्टीज है। अगर उससे बचना चाहते हो, और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, जेल वेल में भी आप जा सकते हैं, भारी काम है। तो बचना है तो क्या करो कि एक सेटलमेंट कमीशन अथॉरिटी होती है, उसके पास भाग के जाओ, उसको बोलो प्लीज मेरा केस सेटल कर दो। वहां सब कुछ सच सच बोलना पड़ता है,
जो यहाँ एओ को नहीं बताया था, कंसीलमेंट था यहाँ, तो वहां जाके सब सच बोल दो और पूरा टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दो। तो अगर सब कुछ कर दोगे इन फुल कोऑपरेशन, तो फिर सेटलमेंट कमीशन जो है वो तुम्हें प्रोसिक्यूशन से बरी कर देगा, यानी माफ कर देगा, यानी तुमको जेल जाने से तुम बच जाओगे और पेनल्टी भी थोड़ी बहुत या पूरी माफ की जा सकती है। तो उसको कहते हैं सेटलमेंट। आगे चल के चैप्टर डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसका भी। तो अगर आप सेटलमेंट कमीशन में गए तो वहां पे रिजेक्ट भी हो सकता है मामला, ये याद रखो, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर हमारा एप्लीकेशन में रिजेक्ट हो गया तो वापस एओ के पास आना पड़ेगा। तो जब एओ के पास आओगे तो ये जो बीच का टाइम चले गया, जब हम सेटलमेंट में गए और वहां से वापस आए, ये टाइम एओ को एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान एओ कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, बिकॉज यू हैव मेड एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट। तो जब तुमने एप्लीकेशन डाला, वहां से जब रिजेक्ट हुआ, इतना टाइम एओ को एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि उतना टाइम उसका बर्बाद किया ना तुमने। तो लिखा है देखो, डेट ऑफ एप्लीकेशन टू सेटकॉम, सेटकॉम यानी सेटलमेंट कमीशन, टू द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन इज रिसीव बाय पीसी और सी यानी सीआईटी। Then where the application made before authority for advance ruling is rejected। अब ये भी एक अथॉरिटी है साला, एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग में क्या है कि कार्य करने के पहले अंजाम का पता लगा लेते हैं हम, ये एडवांस रूलिंग है, उल्टा है। सेटलमेंट कमीशन में क्या है, लफड़ा कर दो फिर जाके सेटल कराओ। यहाँ क्या है, लफड़ा करने के पहले पूछ लेंगे कि भैया ये लफड़े करने से क्या होगा, क्या पनिशमेंट होगा, क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा। तो एडवांस रूलिंग। अब एडवांस रूलिंग के पास जाओ तो उसमें भी दो बातें होती है, या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर रिजेक्ट कर दिया उन्होंने तो इतना टाइम एओ का बर्बाद हो गया ना, तो उतना एओ को एक्सटेंशन मिल जाएगा। और अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया, केस एक्सेप्ट करके डिसाइड किया, तो वो डिसीजन भी अथॉरिटी एओ के पास आता है, एंड देन एओ विल हैव टू ऑर्डर अकॉर्डिंगली। तो जितना टाइम डिसाइड करने में लग गया एडवांस रूलिंग में, उतना टाइम भी एओ को एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि जब तक वो रूलिंग डिसाइड नहीं होता तब तक ये असेसमेंट कंप्लीट कर नहीं सकता, उसको रुकना पड़ता है, तो इसलिए एक्सटेंशन मिलेगा। तो एडवांस रूलिंग में दोनों है, रिजेक्शन भी है एंड एक्सेप्टेंस भी है। वेयर एडवांस रूलिंग इज प्रोनाउंस्ड यानी एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड एंड द रूलिंग इज गिवन। तो इस केस में भी क्या होगा, द डेट ऑफ एप्लीकेशन टू द डेट ऑन विच द रूलिंग इज प्रोनाउंस्ड, और पहले केस में एप्लीकेशन टू रिजेक्शन, एप्लीकेशन से रिजेक्शन का एक्सटेंशन, यहाँ पे एप्लीकेशन से एडवांस रूलिंग जब आएगा उतना एक्सटेंशन मिलेगा। अच्छा, फिर एक सवाल पैदा होगा दिमाग में कि सेटलमेंट कमीशन में केस एक्सेप्ट हो गया तो क्या, उसका तो दिया नहीं है। एडवांस रूलिंग में रिजेक्टेड भी दिया है, एक्सेप्टेड भी दिया है, लेकिन सेटलमेंट कमीशन में सिर्फ रिजेक्टेड का दिया है। व्हाट इफ इट इज एक्सेप्टेड? तो वहां एक पॉइंट याद रखो, सेटलमेंट कमीशन में अगर केस एक्सेप्ट हो जाए तो फिर एओ ऑर्डर पास करता ही नहीं है, फिर असेसमेंट ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन ही बनाता है। तो एओ को टाइम एक्सटेंड करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एओ ऑर्डर बनाने वाला ही नहीं है। लेकिन एडवांस रूलिंग में क्या है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑर्डर नहीं बनाती, वो सिर्फ उस पॉइंट पे रूलिंग देती है जिस पॉइंट पे तुमने डिमांड किया है कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, वेदर दिस विल बी टैक्सेबल, वेदर दिस इज अलाउएबल। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी सिर्फ उतना डिसाइड करता है कि ये अलाउएबल है कि नहीं है, जो सवाल पूछा है बस उसका जवाब देगा। असेसमेंट जो है वो असेसिंग ऑफिसर ही करता है। सो इवन व्हेन एडवांस रूलिंग इज गिवन, दे आर नॉट गोइंग टू मेक असेसमेंट, असेसमेंट एओ को ही करना है, इसलिए एओ के टाइम में हम एक्सटेंशन दे रहे हैं। आया समझ में? गुड, तो ये बात को याद रखना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे है कि वेयर रेफरेंस फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेड अंडर सेक्शन 90 और 90A, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स है, जिसमें फॉरेन अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन बुलाई जाती है। अगर कहीं पर ऐसा शक गया यहाँ पे अपने असेसिंग ऑफिसर को कि तुम्हारा फॉरेन कंट्री में, उस कंट्री में भी कुछ इनकम वगैरह है, तो यहाँ के जो असेसिंग ऑफिसर है वो उस कंट्री के असेसिंग ऑफिसर को लिख सकता है, इंफॉर्मेशन बुला सकता है। तो वो इंफॉर्मेशन बुलाने में फिर जो टाइम लगेगा उतना तो एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो वो लिखा है देखो उसमें, डेट ऑन विच रेफरेंस
और फर्स्ट ऑफ द रेफरेंसेस इज मेड, अगर 2-4 रेफरेंसेस है तो फर्स्ट वाला देखेंगे, वहां से लेकर के टू द डेट ऑन विच इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड इज लास्ट रिसीव्ड, यानी यहाँ पे एक रेफरेंस भेजा, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, रेफरेंस भेजा फॉरेन गवर्नमेंट को, तो एक्सटेंशन कहां से शुरू हो जाएगा, ये पहले वाले से, फर्स्ट रेफरेंस से लेकर के, फिर पहले वाले का जवाब आया, दूसरे का जवाब आया, तीसरे का जवाब आया, तो जो लास्ट वाला जवाब आएगा, इतना जो टाइम है, ये टाइम ऐड कर दिया जाएगा, यानी एक्सटेंशन दे दिया जाएगा फर्स्ट रेफरेंस से लेके लास्ट रिप्लाई तक, और अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 1 साल का एक लिमिटेशन भी डालना है कि भैया ये एक्सटेंशन कर करके कितना 10 साल करेंगे क्या एक्सटेंशन, यानी 10 साल में इंफॉर्मेशन नहीं आई तो 10 साल एक्सटेंशन, नो, मैक्सिमम टाइम 1 ईयर, यानी यहां से यहां तक अगर 1 साल के ऊपर जा रहा है तो अपन एक्सटेंशन सिर्फ 1 साल का ही देंगे, नॉट बियॉन्ड दैट, इसे लिखा है, और 1 ईयर विच एवर इज लेस। और आखिरी पॉइंट है, वेयर रेफरेंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एन अरेंजमेंट टू बी इम्परमिसिबल, ये टॉपिक अभी नहीं है तो इसको कट कर दिया जाए, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स अभी नहीं है ना, जब आएंगे तब देखेंगे। तो आया समझ में, इतने एक्सटेंशंस है, अब इसको क्या रट्टा मारेंगे आप बैठ के एक एक करके, नहीं, समझ के रख देने का है, एक आध बार क्वेश्चन आया तो एक आध पॉइंट के ऊपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, नॉट थियरी क्वेश्चन। फिर उसमें प्रोविजो दिया है, ये जो प्रोविजो है इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रोविजो क्या कहता है, देखो कि ये टाइम को एक्सक्लूड करने के बाद, यानी एक्सटेंड करने के बाद, अगर लिमिटेशन पीरियड 60 डेज से कम बचता है तो उसको मिनिमम 60 डेज किया जाएगा। अब यहां जो वर्डिंग्स है ना, उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, मैं देखो आपको समझाता हूं क्या है। ये असेसमेंट ईयर था, उसके बाद यहां कंप्लीशन का टाइम था, जो भी सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 8, इसमें कंप्लीशन के टाइम्स होते हैं, तो ये लास्ट डे ऑफ कंप्लीशन था ओरिजिनली। अब उसमें जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि लास्ट डे था और यहां पे अपन स्टे लेके आ गए, थोड़े ही दिन बचे थे, हम स्टे लेके आ गए, कोर्ट में गए, स्टे ले लिया, फिर स्टे चलते रहा चलते रहा चलते रहा, फिर स्टे वेकेट हुआ। जब स्टे वेकेट होगा तो क्या होगा कि इतना टाइम एक्सक्लूड करने का है। अब इतना टाइम एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि ये जो टाइम यहां बचा था वो टाइम इसको यहां बाद में दिया जाएगा, ऐसे ही उसका मतलब हुआ ना, इसको एक्सक्लूड करो, इसका मतलब कि ये जो बचा हुआ टाइम है वो वहां एक्सटेंड करो, मींस दिस मच टाइम विच इज रिमेनिंग हियर, दिस वाज हाउ मेनी डेज, 10 डेज, 10 दिन यहां बचे थे, 10 डेज वर रिमेनिंग, तो ये यहां पे तुमको एक्सटेंशन दिया जाएगा 10 डेज का, जो 10 दिन इधर बचे थे वो यहां मिलेंगे स्टे वेकेट होने के बाद, ऐसा ही तो मतलब है ना उसका। तो अब यहां क्या लिखा है प्रोविजो में कि ये एक्सक्लूड करने के बाद, ये जो ऊपर में सारे पॉइंट्स है, एक्सक्लूड करने के बाद अगर जो टाइम बचा है वो 60 डेज से कम है, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ 10 दिन है उसके पास, तो 10 को हम एक्सटेंड कर देंगे मिनिमम 60 डेज, सो 10 will be extended to 60 days। तो स्टे वेकेट होने के बाद उसको 10 दिन नहीं मिलेंगे, स्टे वेकेट होने के बाद कितने दिन मिलेंगे, 60 डेज मिलेंगे टू कंप्लीट द असेसमेंट। तो ऐसा क्यों, अरे ऐसा इसलिए क्योंकि यहां तो देखो वो मोमेंटम में असेसमेंट करने के काम में लगा हुआ है, ही इज बिजी एंड ही वांट्स टू कंप्लीट योर असेसमेंट, 10 दिन बचे हैं लेकिन वो कर लेंगे, लेकिन स्टे आ गया, अब स्टे आ गया तो आपका काम छोड़ के दूसरे लोगों के काम पे भिड़ गया, उसका असेसमेंट बी का, सी का, डी का, वो सब कर रहा है वो, नाउ ही इज बिजी, द ऑफिसर इज बिजी, इतने में स्टे वेकेट हुआ अपना, और उसके पास सिर्फ 10 दिन है, तो अब कैसे होगा, ही विल बी बिजी विद अदर वर्क ना नाउ, यहां तो दूसरे काम कर रहा है वो, तो इसलिए यहां पे फिर उसको 60 डेज दिया है कि भाई ठीक है अभी दूसरे काम करेगा, फिर वो अपने काम पे लगेगा और फिर असेसमेंट भी उसको करना है, टाइम चाहिए ना, तो इसलिए दिया है मिनिमम 60 डेज। आए समझ में, तो वो फर्स्ट प्रोविजो है।
कि रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। फिर उसमें प्रोविजो है, provided further that where the period available to transfer pricing officer is extended to 60 days in accordance with proviso to 92CA subsection 3A, ये बाद में देखेंगे, and the period of limitation available to AO for making an order of assessment reassessment as the case may be is less than 60 days, then it shall also be extended to 60 days. अब TPO केस में क्या देखा अपन ने? TPO केस में अपन ने देखा ना कि अगर ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर है और यहाँ अगर नॉर्मल टाइम खत्म हो रहा है, तो अगर टीपीओ केस है तो तुमको वैसे ही 12 महीने एडिशनल मिलते हैं, 12 मंथ्स एडिशनल यू गेट, ऑटोमेटिकली 12 महीने ऐड हो जाते हैं टीपीओ केस में। अब हुआ ये कि टीपीओ एक्सटेंशन, यहाँ असेसमेंट का एक्सटेंशन इसलिए मिलता है क्योंकि टीपीओ अपना टाइम लेता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। अब टीपीओ का यहाँ पे पीरियड खत्म हो रहा था, उसको ऑर्डर पास करने का है आर्म्स लेंथ प्राइस का, लेकिन टीपीओ का जो टाइम है वहां जो अपन देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, उसमें भी एक्सटेंशन है। तो अगर टीपीओ को एक्सटेंशन मिल गया तो यहां एओ के टाइम पे फर्क पड़ता है ना, उससे एओ को जो असेसमेंट करना है, टीपीओ ऑर्डर आएगा फिर उसके बाद एओ को असेसमेंट करना है, तो टीपीओ को अगर वहां एक्सटेंशन मिल गया है तो एओ को भी यहां ऑटोमेटिकली 60 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि टीपीओ के वैल्यूएशन ऑर्डर के बाद असेसमेंट को असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। तो अगर वहां उसको 60 दिन का एक्सटेंशन मिला है तो यहां एओ को भी 60 दिन का एक्सटेंशन मिल जाएगा। सिंपल याद रखो, इफ टीपीओ हैज गॉट एक्सटेंशन ऑफ 60 डेज देयर, एओ विल गेट 60 डेज एक्सटेंशन हियर। फिर एक प्रोविजो है, ये सेटलमेंट कमीशन वाला है, ये यहां नहीं समझेगा, इसको यहां छोड़ दो, वो सेटलमेंट कमीशन में मैं आपको समझाऊंगा, वहां समझेगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन है नंबर 2। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये लास्ट में बस है, उसमें 2 पॉइंट है, ये अब अपन अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर का पॉइंट है ये देखो आगे जो दिया है ना, नेक्स्ट असेसमेंट परसुएंट टू ऑर्डर ऑन अपील, इसके अंदर ये जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है उसको अपन लेंगे और स्टडी करेंगे। तो ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। ये ऐसा लेक्चर रहेगा जो आप जो थियरी में लिखा है वहां वो 1000 बार भी पढ़ ले तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है और अच्छे से देखना जरूरी है। सुबह सुबह उठ के पहले बार बिल्कुल बैठ के देखो विथ फ्रेश माइंड, तब ये लेक्चर आपके पल्ले पड़ेगा, और कम से कम इसको 3 बार देखना पड़ेगा, तब पूरा समझ में आएगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।